हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें प्लीज़। अब आगे सब एक एक कर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तभी पंखुड़ी की बारी आती है तो उसकी जगह अंशु प्रेजेंटेशन देती है। सब लोग उसकी पजेशन और उसके आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे ही उसके बाद रणविजय की बारी आती है, उसकी प्रेजेंटेशन मोहित देता है, उनको उनके आइडियाज़ भी अच्छे लगते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे आइडिया से लेकर आए हमारे इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा आइडिया लगा है वो दो कंपनियों का है, एक तो एसपी कॉर्पोरेशन और दूसरी है शेखावत कॉर्पोरेशन। सभी जोर जोर से तालियां बजाने लग जाते हैं। वही ऐसे ही तभी के साथ लाइट भी ऑन हो जाती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है तो सब उसे मिस्टीरियस सीईओ को देखकर हैरान रह जाते हैं, खास तौर पर रणविजय, रौनक, मोहित और शेखर। पंखुड़ी अपनी जगह से उठती है और अपनी कोट का बटन लगाते हुए वहां पर आ जाती है। वही रणविजय भी अपनी जगह से उड़ता है और वह भी उसी से औरों के साथ वहां पर आ जाता है। पंखुड़ी उस पर जरा नजर डालने की भी कोशिश नहीं करती, वो बस कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेती है और उसको पढ़ने लग जाती है। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है, लेकिन एक नहीं, मैं इंडिया जाकर काम नहीं करूंगी। रणविजय उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करते हुए देखता है और वह भी अपनी बात आगे रखते हुए, अंडस्को, मैं भी आपको क्लियर बता दूं कि मैं भी यहाँ से काम नहीं करूंगा। अब वो बेचारा मैनेजर फंस गया था, वो किसकी बात माने किसकी ना, क्योंकि ये दोनों कंपनियां ही ऐसी थी जिनके साथ अगर वो प्रोजेक्ट करेंगे तो उनको सिर्फ लाभ ही लाभ होगा, लेकिन अगर यह अपनी आई पर आगे तो उनके प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से डूबा भी सकते हैं। वो मैनेजर उन दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए, अंडस्को, देखिए ये हमारे प्रोजेक्ट का सवाल है, इसमें मेरी छोटी सी बच्ची का सपना है, उसने एक ख्वाहिश की थी जिसको मैंने इस प्रोजेक्ट के रूप में पूरा करना चाहता हूँ। पंखुड़ी उसकी तरफ देखती है और फिर कुछ देर सोचकर हाँ में सर हिलाते हुए, अंडस्को, ठीक है, तो फिर मैं इंडिया नहीं जाने वाली, जो भी मेरे हिस्से का काम होगा मैं यहीं से कर लूंगी। और मिस्टर शेखावत इतने तो कैपेबल है ही कि वह भी इंडिया में रहकर ही अपना काम कर पाए। मेरी कैपेसिटी के ऊपर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हो मिस? पंखुड़ी कपूर नाम है मेरा और मैंने आपकी कैपेसिटी में जा फिर आप सवाल नहीं उठाया। मिस्टर शेखावत, मैंने सिर्फ सीधे शब्दों में बोला है कि अगर आप ये काम कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। रणविजय उसको अपनी तीखी नज़रों से घूरने लग जाता है। पाखी भी सेम उसी तरह से उसको घूर रही थी। माहौल ऐसा हो गया था कि ये दोनों अभी ही एक दूसरे को मार डालेंगे। तो वह मैनेजर आगे आता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराता है। वो दोनों साइन कर लेते हैं तो रणविजय अपना हाथ बढ़ाता है। सॉरी मिस्टर शेखावत, मुझे हर किसी के साथ हाथ मिलाने की आदत नहीं है। अगर किसी को मेरे साथ हाथ मिलाना है ना, तो उसके लिए भी उसमें कुछ तो बात खास होने चाहिए जो मेरे ख्याल से आप में नहीं है। आप कौन सा हमें जानती हो जो बार बार ऐसी बातें कर हमें ये सोचने पर मजबूर करती हो कि कहीं हमारा कोई नाता तो नहीं ना? रणविजय की बात पर पंखुड़ी हल्का सा हंसती है और फिर अपनी आंखें सख्त करते हुए, वो क्या बात है ना मिस्टर शेखावत, मुझे डेली न्यूज़ पढ़ने की आदत है और मैं आज तक कभी भी न्यूज़ में आपका जिक्र नहीं सुना। तो मुझे नहीं लगता कि आप में कोई ऐसी सो गुड टाइप क्वालिटी है जिस वजह से जब न्यूज़ चैनल वाले आपको चेज नहीं करना चाहते तो फिर मैं तो एक मामूली सी इंसान हूँ, मैं आपको क्यों ही एडमायर करूँगी। अब रणविजय की आंखें सख्त हो जाती है। उसको इस समय पंखुड़ी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी भी तरह अपने गुस्से को काबू कर रहा था। वही मोहित, रौनक और शेखर दो हैरानी से इन दोनों को देख रहे थे। इस लड़की की शक्ल बिल्कुल उनकी प्यारी सी पाखी भाभी के जैसी थी, लेकिन इसके बोल इतने तीखे और तेज जहर तरह थे कि उसने रणविजय शेखावत, जो अपने में ही डेविल है, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। इतना ही नहीं, उसकी बेइज्जती भी की। वही कुछ ही देर में मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग के बाद छोटी सी डिनर पार्टी थी, तब उसमें मौजूद थे, लेकिन पंखुड़ी उसे मैनेजर से एक्सक्यूज कर वहां से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, एक शख्स भी उसके पीछे ही बाहर आ जाता है। पंखुड़ी अपनी कार के पास पहुंचती है कि जो शख्स उसको फॉलो कर रहा था वह उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने और कार के बीच में दबा लेता है। पंखुड़ी अपनी आंखें छोटी करते हुए सामने खड़ी शख्स को देखती है। मिस्टर शेखावत, इस बदतमीजी की कीमत आपकी कंपनी चुकाएगी, क्या आप ऐसे चाहते हो? रणविजय उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, अंडस्को, इतने सालों तक यहाँ पर छुपाकर रह रही थी, मुझसे क्या इतना खौफ आ गया था मेरा कि मुझे डर कर एक झूठी पहचान बनाकर यहाँ रहना पड़ा तुम्हें? खौफ, डर, वह भी आपसे मिस्टर शेखावत, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया?
हम पहली बार मिले हैं, शायद मैं तो पहली बार ही आपका जिक्र सुना है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे किसी तरह का खौफ खाती हूँ? और दूसरी बात, मैंने अपनी पहचान छुपाई नहीं बनाई है, ना तो मुझे पहचान विरासत में मिली है और ना ही मैं किसी की पहचान की मोहताज हूँ, सो माइंड योर बिजनेस। ये बोलकर हूँ उसके हाथ से अपने हाथ को हटा लेती है। वही रणविजय को गुस्सा आ जाता है, उसके हाथ को फिर से पकड़ता है और उसको अपने बेहद ही ज्यादा करीब करते हुए, आखिर कब तक यूं मेरे सामने मजबूत बनकर खड़ी रहोगी पाखी? कब तक? जो तुमने किया है उसकी सजा तो मैं तुम्हें देखकर रहूंगा, उसके अलावा भी इन 3 सालों की सजा भी तुम्हारी जिंदगी में अब प्लस हो चुकी है। पंखुड़ी उसे एक ही झटके में खुद से अलग करती है और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए, अंडस को मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी हद भूल जाएंगे। अपनी हद में रहकर बात कीजिए, मुझे नहीं पसंद और कोई मेरे इतना करीब आए, मैंने ये हक आज तक किसी को नहीं दिया। रणविजय तिरछी स्माइल करता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब की इसका है, जिससे पंखुड़ी सीधा रणविजय के सीने पर आ टकराती है। वो दूसरे हाथ से उसके बालों को भी अपनी मुट्ठी में भर लेता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल सामने करते हुए, हक हक की बातें तुम ना ही करो पाखी तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारा पति हूँ और इससे हक मुझे खुद तुमने दिया है, तुम्हारे परिवार ने दिया है। मैं तुम्हारे साथ चाहे जो कुछ भी कर लो, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लीगली तुम आज भी मेरी पत्नी हो। पंखुड़ी का गुस्सा अब सीमा तोड़ देता है, वो रणविजय को एक ही झटके में कुछ अलग करती है और जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर मारती है और फिर उसको किस मार कर नीचे गिरा देती है। मैंने आपसे प्यार से बात किया कर ली मिस्टर शेखावत, आप तो मेरे सिर पर ही बैठ गए। मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, इसको मेरी वार्निंग ही समझिए। आइंदा से अगर आपने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की, जो फिर भेजूंगा, मुझ पर हक जताया ना तो मैं आपकी हालत हूँ धोबी के कुत्ते जैसे कर दूंगी, ना घर का ना घाट का। ये बोलकर वो अपनी कार में बैठते हैं और वहां से चली जाती है। वही रणविजय खुद को संभालते हुए उड़ता है और अपनी गाल पर हाथ रखता है जहां से हल्की सी खरोच आ गई थी। शायद बाकी के हाथ में जो अंगूठी थी उससे वो उस हल्के से खून को देखता है और फिर जाती हुई पाखी की कार को, ये तुमने अच्छा नहीं किया पाखी, कब तक यूं मेरे सामने पंखुड़ी कपूर का रोना रोगी? एक दिन तो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ ही जाएगी, अच्छे दिन तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आएगी ना ऑस्टिन। मैं वादा करता हूँ तुम किसी के सामने आने के लायक नहीं रहोगे। तुम यहाँ पर छपी हुई थी तब तक ठीक था, तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ एक्स। वहीं दूसरी तरफ शेखर, रौनक, मोहित, इन तीनों ने इनकी यह सारी हरकतें देखी थी, वह भी हैरान थे। रौनक उन दोनों को देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है कि यह हमारी पाखी है या फिर सीईओ पंखुड़ी कपूर? मुझे नहीं लगता कि यह मेरी दोस्त है, क्योंकि वह तो एक चींटी को भी नहीं मार सकती थी और किसी से बदतमीजी से बात तो क्या, वह तो किसी के बारे में बड़ा सोच भी नहीं सकती थी। और इस लड़की में तो पूरा का पूरा जहर भरा हुआ है। वक्त और हालात अच्छे अच्छे लोगों को बदल देते हैं, मोहित से भी मत भूलो, हो सकता है ये पाखी ही हो लेकिन किसी वजह से खुद को ही बदल दिया। रौनक और मोहित शेखर की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हैं तो शेखर हाँ में सिर हिला देता है। अब उनका एक नया मिशन था, असली भाभी ढूंढो। दूसरी तरफ शेखावत विला में वरुण इधर उधर कूद रहा था, पीछे 4-5 गॉड्स भी फिर रहे थे, लेकिन वरुण किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा था। जो चीज उसको और ज्यादा मोटिवेट कर रही थी वो सबको परेशान कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा लड़का आ जाता है जो कि दिखने में क्यूट तो था लेकिन एक सख्त और करीब ही करता था। यह क्या हरकत लगा रखी है वरुण तुमने? तुमको छोटे बच्चे नहीं हो, इस तरह से मस्ती कर रहे हो और अपने से बड़ों को परेशान कर रहे हो। वरुण उसको देखकर मुंह बना लेता है और उसके सामने आते हुए अंडस को, शौर्य भाई, अगर मैं 3 साल का बच्चा नहीं होता तो मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अभी बच्चे हैं, क्योंकि आपके लॉजिक के हिसाब से तो बच्चे बड़ी उम्र के होते हैं और छोटी उम्र के बड़े होते हैं। शौर्य जाने की खुशबू और मानव का बेटा जो दिखने में बिल्कुल खुशबू की तरह ही प्यार और क्यूट है, लेकिन स्वभाव से मानव की तरह सख्त खुशबू। इस बात की शिकायत मानव से बहुत करती है कि उसने ही अपनी आदतें बच्चे कभी है, जिस वजह से वो इतना खड़ूस और शांत हो गया है। जहाँ पर बच्चों जैसे कि वरुण को उधर मचाना अच्छा लगता है, वही वरुण अभी से ही किताबों में इंटरेस्ट देने लगा है। शौर्य उसको खुलकर देखते हुए अंडस को, ये क्या रिडिकुलस लॉजिक दिया है तुमने?
पीछे से खुशबू आती है और शौर्य वरुण दोनों को ही अपनी गोद में बिठाकर सोफे पर ले आती है। वो दोनों के नाक खींचते हुए, तुम दोनों ही अपनी जगह पर सही हो, लेकिन शौर्य आपको समझना होगा कि जिस आगे में आप हो उसे आगे में बच्चे मस्ती ही करते हैं। और वरुण आपको समझना होगा कि आपको भी बड़ों को सदा परेशान नहीं करना चाहिए, वो पहले से ही थके होते हैं ना। वरुण क्यूट तरीके दिला देता है तो खुशबू को उसे पर बहुत प्यार आता है। वो उसकी गाल खींच कर किस कर लेती है। वही ऊपर खड़ी रोशनी की सब कुछ देख रही थी। उसके हाथ में फोन था जिसमें वीडियो कॉल चल रही थी और कॉल पर कोई और नहीं, अंश था। चलो अच्छा है, कम से कम मेरी बहना सही अपने नाती को तो अच्छी तरह से रखते हैं। ये बोलकर वो कल को कट कर देता है। वही रोशनी की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो फोन को साइड में रखती है और खुद का अक्स आईने में देखते हुए, जब से पाखी गई है तब से इनका व्यवहार मेरे प्रति और किस आधा खराब हो चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझे किस चीज़ की सजा दी जा रही है। पाखी और मैं इन सब में कहाँ से आ गई। एक भाई ने अपनी बहन के लिए बीवी बना लिया तो दूसरे ने अपनी बहन के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया। इन दोनों भाइयों की लड़ाई हो में हम दोनों का क्या। पाखी तो हम सबसे दूर जा चुके हैं, अब ये दोनों तब रुकेंगे जब मैं भी इन दोनों से दूर जाऊंगी। रोशनी की आंखें नम हो जाती है। कभी नीचे से एक शोर सुनाई देता है। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी जब घर में पहुंचती है तो उसको आजकल और दोनों के मुकाबले बहुत ज्यादा शांत लग रहा था। उसे समझ नहीं आया कि जब उसका बेटा घर में होता है तो ये शांति दो नामुमकिन से होती है। उसके बेटे को कुछ पसंद हो या ना हो, लेकिन उसको शांति तो कथा भी पसंद नहीं थी। वो जैसे ही लिविंग हॉल में आती है तो वहां पर वीर परेशानी से इधर उधर घूम रहा था, जिसकी परेशानी देखकर अब पंखुड़ी को कुछ शक होता है। वो उसके पास जाती है और सीधा उसे सपाट लाश में अंडस्को, समीर कहाँ है। वीर सब उस पीछे से आवाज सुनता है तो वो पीछे मुड़कर उसको देखता है। वो अपना सिर हिला लेता है, शायद उसके पास कहने को कुछ नहीं था। ये देखकर पंखुड़ी लड़खड़ा जाती है। वीर, मुझे पता है वो मजाक कर रहा है, यही कहीं होगा। प्लीज उसको बोलो, उसकी मम्मी परेशान हो रही है। उसको बोलो कि वो जीत गया, उसकी सारी इच्छा पूरी करेगी, उसको वंडरलैंड भी लेकर जाएगी। प्लीज फिर उसको बोलो, मुझे पता है वो तुम्हारी सुनेगा। उसको बुलाओ बाहर। पंखुड़ी वहां से उठती है और इधर उधर देखते हुए जोर जोर से आवाज लगाते हुए, समीर समीर बेटा बाहर आ जाओ, मामा को अब डर लग रहा है। आप जो चाहते हो मामा वैसे ही करेगी, चलिए बाहर आ जाए समीर। लेकिन समीर बाहर नहीं आता। वही अब पंखुड़ी की हालत खराब हो जाती है। उसको एक अजीब तरह का पैनिक अटैक आने लग जाता है। फिर उसको देखा है और डर जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसको एक मेडिसिन दे देता है, जिससे पंखुड़ी बेहोश होकर उसकी बाहों में ही गिर जाती है। तो कहाँ चला गया समीर और क्या रणविजय जा बाकी सब ढूंढ पाएंगे पंखुड़ी के पीछे छुपी हुई पाखी की पहचान को जाने। वीर जैसे ही पंखुड़ी को वो इंजेक्शन देता है तो पंखुड़ी उसकी हाथों में बेहोशी छू जाती है। वीर उसको अपनी गोद में, वहां पर अंशिका आ जाती है, औरतों में देखकर परेशान हो जाती है। वीर, दी को क्या हो गया, यह इस तरह से बेहोश। वीर पंखुड़ी को उसके रूम में ले जाते हुए अंडस्को, कुछ नहीं, मैं तुम्हें बातें बताता हूँ, सबसे पहले मुझे पंखुड़ी को उसके कमरे में ले जाने दो। अंशिका भी उसके पीछे पंखुड़ी के रूम में आ जाते हैं। वीर पंखुड़ी को अच्छे से बेड पर लिटा देता है और फिर उसको ब्लैंकेट डालकर बाहर आ जाता है। उसके चेहरे की परेशानी अंशिका से भी छिपी नहीं थी। आप मुझे बताओगे भी कि क्या बात है, इस तरह से बेहोश कैसे हो गई। वीर जो कब से खुद को संभाले हुए था अब टूट जाता है। वो एक ही झटके के साथ सोफे यह करना चाहता है, पर इसकी आंखों में से आंसू की बूंदें निकलने लगती है। मैं फेल हो गया अंशु, मैं फेल हो गया, फिर से अपनों की रक्षा करने में मैं फिर से फेल हो गया। ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। वीर उसकी तरफ देखते हुए, अंडस्को, जानू और समीर दोनों का पता नहीं चल रहा। वो स्कूल में ही थी, लेकिन जब मैं आपको पिक करने गया तो मुझे बताया गया कि उनको एक लेटर मिला था जिसमें हम लोगों ने उनको घर भेजने के लिए कहा था। उनके साथ हमारा एक ड्राइवर भी था, जिस वजह से वह चला गया। अंशु की आंखें भरी भरी जाती है। अंडस्को, क्या ऐसा कैसे जानती है, ऐसा कौन कर सकता है और कहाँ जा सकते हैं। मुझे खुद कुछ नहीं मालूम, मुझे इतना पता है कि मैं फिर से अपनी जिम्मेदार को निभाने में लापरवाही कर गया। किसी ने मेरे साइन किया और मेरे ही बच्चों को मुझसे दूर ले गया। आखिर मैं इतना ज्यादा लापरवाह क्यों हूँ अंशिका, पहले भी मेरी वजह से वो हादसा। उसकी बात पूरी करने से पहले ही अंशिका उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है और उसके सर को सहलाते हुए, अंडस्को,
वीर, ना तो उसे टाइम से मैं तुम्हारी गलती थी और ना ही इसमें जब हमारे दुश्मन हमारे अपनों के भेष में आते हैं ना तो इंसान ऐसे ही उलझ जाता है। खुद को दोषी मत मानो। अंशिका वीर की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा थी। वीर अंशिका को अपनी बहन के जैसे ही मानता था। अंशिका भी वीर को अपने भाई से कम नहीं मानती थी। वो कुछ देर वीर को शांत करते हैं तो वीर शांत हो जाता है और फिर से दोनों बच्चों को ढूंढने लग जाता है। वही एक अंधेरे कमरे में जहां पर दो बच्चे एक कुर्सी पर बंधे हुए थे। उनमें से एक 3 साल का लड़का और एक 2 साल की लड़की थी जो कोई और नहीं बल्कि जानवी और समीर थे। समीर की आंख खुलती है तो अचानक से उसकी आंखों को अंधेरा हिट करता है। वो अपनी आंखें फिर से ही भींच लेता है और फिर 2-3 बार छक्का कर आंखें खोलता है। समीर भले ही 3 साल का बच्चा था लेकिन उसकी स्केल किसी 10 साल के बच्चे से कम नहीं थी। उसे समझने में डर नहीं लगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने आसपास देखा है तो उसको अपनी पास की चेयर पर एक छोटा सा फिगर दिखाई देता है जो कि जान थी। समीर धीरे से अपने हाथों उंगली में पहनी एक अंगूठी के नीचे टच करता है जिससे एक तेज तरह ब्लड निकला था। वो अपनी उसे उंगली काटने लग जाता है। उसके हाथ जैसे ही फ्री होते हैं वो अपने पैर और मुंह को भी फ्री कर लेता है। फिर वह जान को देखा है जो अभी तक होश में नहीं आई थी। वो उसको भी वहां से फ्री कर लेता है और आसपास का मुआयना करने लग जाता है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसको एक छोटा सा एडजस्ट फैन की खिड़की दिखती है जिसको देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसका और चांदी का निकलने का ये सबसे बेस्ट तरीका था। वैसे भी वो दोनों ज्यादा हेल्दी तो नहीं थी। समीर जानवी को लेकर उसे कमरे से बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर देखा है कि एक छोटा सा घर था जो कि पूरी तरह से खाली था। वो फिर भी धीरे धीरे कदमों के साथ चांदी को लेकर आगे बढ़ता है। बाहर कुछ गार्ड खड़े थे जो कि शराब के नशे में होते थे। समीर बहुत ही आसानी से वहां से निकल जाता है और हाईवे पर आ जाता है लेकिन तभी न जाने कैसे उनके पीछे वही कार्ड आ जाते हैं। समीर को सामने एक कर दिखाई देती है। कोई जल्दी से उसे कर में बैठता है और साथ ही साथ जानवी को भी बिठा लेता है। थोड़ी देर बाद वह कर एक बड़े से विला के सामने रुकती है। समीर जानवी को लेकर उसे कर से धीरे से बाहर निकलता है लेकिन जैसे ही वो वहां से ज्यादा की कुछ कार्ड की नज़र उन पर पड़ जाती है वो उनको पकड़ लेते हैं और अंदर हाल में ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी जिसको हल्का हल्का सा होश आने लगा था वो एक झटके के साथ अपने बेड से उठ करती है। उसको वो सभी से याद आने लगती है। पंखुड़ी जल्दी से वहां से उठती है और अपने द्वार से एक गुनका लेती है। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बुरी और सबसे भयानक गलती साबित होगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ये बोलकर वो अपनी बुलेट की उठाती है और वहां से बाहर आ जाती है। किसी का ध्यान भी उस पर नहीं गया था क्योंकि वीर पहले ही बच्चों को ढूंढने के लिए जा चुका था। वही अंशिका किचन में उसके लिए कुछ खाने को बना रही थी। थोड़ी ही देर में पंखुड़ी एक मेंशन के सामने आकर रुकती है लेकिन गॉड्स उसको अंदर नहीं जाने दे रही थी। ये देखकर पंखुड़ी को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बुलेट को हाई स्पीड पर करती है और सीधा उसे मेंशन के गेट तोड़ते हुए उसे मेंशन के हाल के अंदर आ जाते हैं जहां पर दो शख्स बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। पंखुड़ी अपने बुलेट से उतरती है और सीधा अपनी गन को लोड कर सामने बैठे शख्स के पैर में गोली मार दी थी जिससे वो शख्स जोर से चीख मारता है और वहां पर आ जाते हैं। मिस्टर मेहरा, अगर आप में सीखे तरह से मेरा मुकाबला करने की हैसियत नहीं है तो ऐसे पीठ पीछे पार करने का हौसला भी मत रखिए। जी हाँ, ये वही मिस्टर मेहरा है जिसको पंखुड़ी ने अपनी नई कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकलवाया था। मिस्टर मेहरा के चेहरे पर एक डेविल सी हंसी आ जाती है। वह पागलों के जैसे हंसते हुए यही तड़प देखना चाहता था मैं तुम्हारे चेहरे पर, मिस पंखुड़ी कपूर दी मिस्टीरियस सीईओ। अब पता चला जो हमारा होता है हमसे दूर हो जाए कैसा महसूस होता है, कैसी तड़प होती है। मुझे भी ऐसा ही हुआ था जब तुमने सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर मुझे कंपनी से बाहर निकाला था। पंखुड़ी उसके सामने जाती है और उसके बाजू में सीधे तौर पर गोली मार देती है जिससे मिस्टर मेहरा फिर से चीख मारते हैं। उसकी चीख सुनकर पंखुड़ी अब डिस्माइल करते हुए, तू क्या बोल रहा था? तुझे क्या लगा ऐसे मेरी पीठ पर वार करेगा और मैं तुझे अक्षरा अपने परिवार के मेंबर्स को एक इतने कम है? मिस्टर मेहरा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपने पूरे परिवार को देखा है जहां पर सभी मौजूद थे। ये देखकर वो एक गहरी सांस लेता है लेकिन वहां पर उसकी बेटी नहीं थी। मिस्टर मेहरा की आंखें बड़ी हो जाती है। वो सबको अपनी बेटी के बारे में पूछता है लेकिन किसी को नहीं पता था। मेहरा, तुझे क्या लगा किडनैपिंग सिर्फ तू कर सकता है, मैं नहीं? तू पीठ पीछे बार करने का दम रखता है, मैं तो सामने से किडनैपिंग करती हूँ।
ये बोलकर को एक सिटी बताती है तो उसके बाद इस पूरे मैंशन को खेल लेते हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी जो कि आराम से एक गार्ड की बाहों में सो रही थी। उसको देखकर मेहरा की आंखें नम हो जाती है उस ओर से चलाते हुए। देख पंखुड़ी, तेरा लड़ाई मेरे से है, मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसको इन सब में क्यों लेकर आ रही हो? हमारी भी लड़ाई हमारे आपस में थी, लेकिन तुम भी तो मेरे बच्चों को बीच में लेकर आया। खाना मेरा, जब हम आग लगाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन जब इस आग से हमारे हाथ चलते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। मेहरा, जल्दी से मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ देता हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसका इंसान में कोई कसूर नहीं है, वह तो मासूम है, उसको छोड़ दो प्लीज। एड्रेस, मेहरा उसको उसे जगह का पता बता देता है तो पंखुड़ी अपने कर को इशारा करती है। पंखुड़ी का गांड बहुत ही धीम से उसे बच्चों को उसकी माँ के पास दे देता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हम दोनों बच्चों को खिला के अंदर लेकर जाया जाता है तो सामने 4 लोग बैठे थे जो उन बच्चों को देखकर हैरान हो जाते हैं। हालात जानू तो डर रही थी, लेकिन हमारा समीर उन चारों की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। अपने गार्ड्स को बोल दो हमें छोड़ दे, वरना आगे क्या होगा उसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारी काज होंगे। समीर बहुत ही सख्त मगर धीमी आवाज में अपने से बड़े ऊंचारों को धमकी देता है, जिसे देखकर विचारों हैरान हो जाते हैं, सबसे ज्यादा तो रणविजय। जी हाँ, हमारी प्यारी प्यारी सी जानू और समीर है, वो किसी और की कार में नहीं बल्कि रणविजय के गार्ड की एक कार में ही आकर उनके विला में आ पहुंचे थे। लड़के, पहले ठीक से जमीन से तो निकाल, फिर हमें थपकी देना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी उम्र से ज्यादा ही मिर्ची और बिहेव कर रहे हो? शेखर की बात सुनकर समीर की आंखें छोटी हो जाती है। वह उसको एक लुक देते हुए, अंडस्को, मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं अंकल, आपका भी चेहरे भी बता रहे हैं कि आप में भी मैच्योरिटी कुछ खास नहीं है। शेखर की आंखें छोटी हो जाती है, वो खुद कर समीर को देखते हैं। अंडस्को, छोटे लड़के, तुझे डर नहीं है क्या कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं? समीर जानवी का हाथ पकड़ता है और उसको लेकर सोफे पर आराम से बैठकर उन दोनों की तरफ देखते हुए, यह इंडिया नहीं है अंकल, से वेस्टर्न कंट्री है, मेरे एक फ़ोन कॉल की देर है और 2 सेकंड में आप चेयर के अंदर। मोहित, रौनक, शेखर की 2 आंखें बाहर आने को तैयार थी। मतलब क्या था ये बच्चा एकदम स्वैग से भरा हुआ, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे रणविजय को ही देख रहे हो, लेकिन छोटे बच्चन में। वही जानू अनजान लोगों को देखकर डर गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही समीर के हाथ पर जानू कर आंसू करता है तो उसकी आंखों गुस्से से लाल हो जाती है। वह उसको अपने गले से लगाता है और उसके कान के पीछे की एक नस दबा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। उसको अच्छे से वहां पर लेट आता है और जनविजय के सामने आकर, मुझे तुम्हारा फ़ोन दो, मुझे घर पर कॉल कर कर बताना है, हमारे मामा हमको पिक कर लेंगे। जितनी हाइट है उसके दायरे में रहकर ही बात करो छोटे, क्या तुम्हारी माँ ने तुमको थोड़ी सी भी तमीज नहीं सिखाई अपनों से बड़ों से बात करने की? समीर की आंखों में गुस्सा आता है, वो अपनी उसी सिंक का ब्लड को निकालता है और रणविजय के हाथ में तेज झटके के साथ मार देता है, जिससे उसकी नस कट जाती है और उसकी हाथ से खून निकलने लग जाता है। तुम किसी की भी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, भले ही मुझे जितना मर्जी बोलो, लेकिन मेरी माँ को नहीं। मेरी माँ मेरी जिंदगी में सबसे ऊंचे पर है और कोई मेरी माँ की डिसरिस्पेक्ट करे, मैं उसको बिना सजा दिए नहीं छोड़ता। आगे से अपनी सवाल संभाल कर बात करना। रणविजय जल्दी से अपने हाथ को पकड़ता है, वही मोहित खाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। वो जल्दी से उसके हाथ की पट्टी कर देता है, जिससे खून बंद हो जाता है। तो अच्छा था कि समीर ने उसकी हाथ की नस वाली नस नहीं काटी थी, वरना तो शायद जनवरी से अब तक जिंदा भी ना होता। रणविजय अपनी गन निकालकर समीर के माथे पर लगा लेता है। समीर की आंखों में कोई भी डर नहीं था, वह उसके सामने किसी बेवकूफ शेर के जैसे खड़ा था कि तभी वहां पर एक और गन शॉट की आवाज आती है। तो क्या रणविजय अपने ही बेटे से मार खा जाएगा? और कैसा होगा रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि यह खूंखार शेर उसकी ही औलाद है? और कौन आया है? सबका ध्यान उसे तरफ जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं बल्कि पंखुड़ी खड़ी थी, जिसे अभी भी वही ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर भी वह अपने बुलेट पर ही आई थी। उसको देखकर जहाँ समीर की आंखों में चमक आ जाती है, वही चारों लोग हैरान रह जाते हैं। बच्चों पर मर्दानगी दिखाने वालों को खुद को मर्द नहीं समझना चाहिए। मिस्टर रणविजय शेखावत, अगर हिम्मत है तो मुझसे टक्कर को, इन बच्चों में क्या रखा है?
रणवीर सिंह देखते हुए जब बच्चे अपनी बदतमीजी पर उतर आए तो उनको सही समय पर सजा देकर उनको गलती का एहसास करवा देना चाहिए, वरना बच्चे ना समझ और बेवकूफ़ बन जाते हैं आगे जाकर, जो हजारों जिंदगियां तबाह होने का कारण बन जाते हैं। मिस्टर शेखावत, मेरे बेटे के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि उसको आपसे सीखना पड़े, जिनको खुद किसी की फिक्र नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, पर वैसे भी वह मेरा बेटा है। पंखुड़ी कपूर का इतनी समझ उसे है, फिर उसे कैसे कब और कहाँ रिएक्ट करना है, तो मेरे बेटे के बारे में आप निश्चित हो जाइए। वही बाकी के तीन हैरानी से, भाभी आपके बच्चे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो। पाकि उनकी बात को बीच में काटते हुए, मुझे बेफिजूल के रिश्ते बनाने वालों से सख्त नफरत है, तो इसीलिए मुझे खुद की भाभी कहना बंद करो। ये बात उसने अपनी बहुत ही खतरनाक सी टन में कही थी, जिसे सुनकर वो तीनों चुप हो जाते हैं, ऑर्डर से अपना सर झुका लेते हैं। वही रणविजय को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी गन सीधा पंखुड़ी के माथे के बीचों बीच टेंट हुए। कब तक और नाटक करने का इरादा है? हाँ, और ये बच्चा किसका है? क्या यही बचा है जो तुम 3 साल से अपने परिवार के पास नहीं आई, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि वो सब लोग कैसे हैं, खुश है या फिर? पंखुड़ी उसकी गन को एक झटके में पकड़कर डिसेबल कर देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर रणविजय के सामने ही फेंक देती है। फिर वो हम जानू को अपने गोद में उठाती है और समीर का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है, अब आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही तुमसे रिलेटेड लोगों को, तो बेफिकुल का मेरे गले पड़ना बंद कर दो, वरना इसका खामियाजा तुम्हारी कंपनी बुक देगी। मैं जो बोलता हूँ वही करती हूँ। ये बोलकर वो अपने बुलेट पर बैठी है और उन्हें लेकर वहां से चली जाती है। वही रन दीजिए गुस्से में पर पटकता हुआ अपने रूम में चला जाता है। रौनक शेखर और मोहित को देखते, मुझे ना जाने क्यों कुछ कुछ शक हो रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि मेरा ये शक सही है या गलत। जो शक तुझे हो रहा है वो मुझे भी हो रहा है, मुझे भी डाउट हो रहा है कि कुछ तो राज है। भाभी का 3 साल पहले ऐसे चले जाना, रणविजय का गुस्सा करना, अब जब हम वापस से मिले हैं तो उनका भाई के प्रति इतनी ज्यादा नफरत है, और को बच्चा वह भी लगभग 3 साल का ही दुख रहा था, तो क्या ऐसा हो सकता है? तीनों एक साथ की अंडस्को, वो जल्दी से, और पाखी का बच्चा है। अब शहर जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसको ऐसे हंसना देखकर रौनक और मोहित अजीब तरह से उसको देखते हैं, तो शेखर अपनी हंसी को रोकते हुए, भाई तूने देखा नहीं उसे, छोटे से विधि को कैसे उसने रणविजय को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उसकी एक बहुत ही अच्छी सी सजा भी दे दी, जस्ट बिकॉज उसने अपनी मामा के लिए गलत सुना था। अब रौनक के चेहरे पर भी एक शैतानी सी हंसी आ जाती है। हाँ, ये बात तो सही है, ये खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा गुंडा समझता है ना, जब देखो किसी की बात नहीं सुनता, अगर कोई इसको कह दे तो अपनी आंखें दिखाकर ऐसे डरता है जैसे सामने वाले सेक्स की अभी जान दे देगा। ठीक है, इसका बेटा तो इसे 20 कदम आगे है। मोहित भी उनकी इस हंसी टिटौली में शामिल होते हुए, अरे वह तो दूर की बात है, पहले तुम लोगों ने बाकी को देखा क्या? जो लड़की कुछ बोलती नहीं थी, वो लड़की अब रणविजय को बोलते नहीं देता, उसकी एक पीछे शब्द ही रणविजय को चुप करने के लिए काफी होते हैं। मुझे तो अपनी आंख पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं कभी कोई ऐसा दिन भी देखूंगा। वो सभी लोग ऐसे ही हंस मुस्करा रहे थे। वही रणबीर से अपने रूम में आकर अपने कमरे की सारी चीज तोड़ने लग जाता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जब शायद उसके मन के कुछ और भाग दे जिनको वो गुस्से के रूप में जाहिर कर रहा था। तो तुमने इस वजह से वापस नहीं आई, यही बचा है तुम्हारा अपने परिवार से 3 साल अलग रहने का? तुम पैसे नहीं थे तो फिर ऐसे कैसे हो गई? इतना पत्थर दिल लगता है मुझे चेंज करने का इरादा है, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है ना, इस तरह से तुमने मुझे जुड़ा है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी हद तक जा सकती है। अच्छा किया जो चाह रही हो, चलो ठीक है, अब पंखुड़ी कपूर ही सही, पंखुड़ी कपूर को भी पाखी शेखावत की सजा मिलेगी ही मिलेगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी भाग आ जाते हैं। जो नीचे के दिमाग में क्या चल रहा था वो सिर्फ वही जानता था। साथ ही आने वाला समय या फिर आपकी शैतान राइटर अंडस्को पंखुड़ी समीर और जानू को लेकर घर पर आते हैं। अब तक समीर भी सो चुका था, आखिर उसका शरीर था तो 3 साल के बच्चे की तरह ही ना, अगर उसका दिमाग ज्यादा कैपेबल था। वीर और अंशु चौकी परेशानी के साथ सोफे पर बैठे होते हैं। वो जैसे ही पंखुड़ी के बुलेट की आवाज सुनते हैं तो वह भी जल्दी से वहां जाकर देखते हैं। वीर जल्दी से अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेता है और उनका पूरा चेहरा चमन लगता है। उसकी आंखों से आंसू की छछर बह रही थी। उसकी इस परेशानी को पंखुड़ी भी समझ रही थी। अंशु, बच्चों को उनके रूम में सुला दो, मैं उनके पास आता हूँ।
अंशिका समीर और जानू को लेकर वहां से चले जाते हैं तो अब पंखुड़ी आगे आती है और बिल का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर उठा लेती है। वीर भी उसकी गोद में सिर रख लेता है। पंखुड़ी उसके बालों को शहराते हुए, वीर हमें पता है कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो आप उस हादसे को अपनी जिंदगी के उस रात से जोड़ लेते हो जिसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। वीरा अपनी आंखों के सामने कुछ यादों को याद करता है और फिर वह पागलों के जैसे बिहेव करते हुए, तुम्हें नहीं पता पंखुड़ी, तुम्हें नहीं पता, नहीं मन हूं मैं जिसकी जिंदगी में जाता हूं उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है पहले ही माया पर। अब पंखुड़ी उसको अपने गले से लगा लेती है और उसके पेट को थपथपाते हुए, शांत हो जाओ, भी दोष देने का कोई मतलब नहीं है और वैसे भी किसी के नसीब में भगवान है, जो लिखता है उसको वही चीजें मिलती है, तो इसमें तुम्हारा किसी का कोई दोष नहीं है। अगर दोष देना है तो इस संसार को बनाने वाले भगवान को दो कि क्यों उसने हमारी जिंदगी में ये सब कुछ लिखा। पंखुड़ी को वीर की कोई हरकत महसूस नहीं होती। वो जब उसको खुद से अलग कर कर देखती है तो फिर सो चुका था। पंखुड़ी बेहद ही आसानी के साथ उसको अपनी माँ की गोद में उठा लेती है और उसके रूम में बेड पर लाकर सुला देती है। जब वो फ्रेश होकर बाहर आती है तो अंशु उसको हॉट चॉकलेट का कप देती है तो पंखुड़ी भी उसको लेकर पीने लग जाती है। आखिर कब तक वीर भाई खुद को ऐसे ही कसूरवार मानेंगे, कब वो उस हादसे से ऊपर पाएंगे? अंशिका का सवाल सुनकर पंखुड़ी अपनी सोच में गुम हो जाती है और अपनी हॉट चॉकलेट का एक और सिर्फ लेते हुए, कुछ हास्य से कुछ वाक्य जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनको इंसान चाह कर भी नहीं भूल पाता। वो उसके जख्मों का वह नासूर बनता चाहते हैं जिनको कोई भी मलहम जा समय ठीक नहीं कर पाता। पंखुड़ी अपने उस कप्पू टेबल पर रखती है और बच्चों के कमरे में आ जाते हैं। वो उन दोनों के बीच में सो जाती हैं तो समीर अपनी माँ का एहसास पाते जल्दी से पंखुड़ी के सीने से लग जाता है। वहीं जानू भी अपनी माँ का एहसास पाते उसके सीने पर सिर रख लेती है। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवालों ने घर कर लिया होगा और आपको मुझ पर पूरी तरह से एक नींद भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं वह हर मुमकिन कोशिश करूंगी जिससे आपको मेरी इस पहचान पर यकीन हो जाए, इस बात पर यकीन हो जाए कि मैं वह कमजोर बाकी नहीं बल्कि एक सीईओ पंखुड़ी कपूर। तो क्या वापस से मिल पाएंगे पाखी और रणविजय? क्या सच में पंखुड़ी जो सोच रही है रणविजय को समीर को लेकर जो शक पैदा हुआ है वह उस नतीजे पर पहुंच पाएंगे? जानेंगे हमारे आगे आने वाली एपिसोड में।